हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं। आज के टॉपिक का हमारा मुख्य मुद्दा है जल के बारे में बात करेंगे। ये जो चैप्टर है वह 7th क्लास की ज्योग्राफी है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि जल क्या होता है और जल चक्र क्या होता है। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि वर्षा क्या होती है, वर्षा कितने प्रकार की होती है, जैसे कुछ चीज़ों के बारे में आइए आज के टॉपिक में चालू करते हैं। तो कहता है कि जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में एक चित्र बनते हैं। क्या आप नदी, जलप्रपात का मतलब होता है आपका जो वाटरफॉल होता है ना, उसी को हम कहते हैं जलप्रपात। या वर्षा के रिमझिम जो आप नज़ारे देखते हैं, अपने नल के जल के बारे में आप सोचते हैं। अपने बच्चों के बरसे में खेलते हुए कूदते हुए आप देखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कागज़ की नाव को तैयार करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है? ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने आते रहते हैं सामान्यतः। तो हम इन्हीं सभी क्वेश्चनों के बारे में आज के टॉपिक में देखते हैं। तो कहता है कि सूर्य के ताप के कारण वर्षा जल बाष्पित हो जाता है। ठंडा हो जाने के बाद वो जल वाष्प में संघनित होकर के बादल का रूप ले लेता है। तो बात आता है क्या बादल क्या होता है। आइए बात करते हैं पहले बादल के बारे में। तो कहता है कि बादल किसे कहते हैं। आइए हम इसी टॉपिक के शुरुआत करते हैं इसके बारे में। यदि हम बात करते हैं बादल के बारे में तो कहा जाता है कि वायु के उपस्थित महीन धूलकण, हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर जो धूलकण पाए जाते हैं, इनके केंद्रक के चारों ओर, अब इनके जो बिंदु होते हैं ना, इनके चारों ओर जल वाष्प के संघनित होने से, जैसे कि इसके बिंदु के चारों ओर क्या हो रहा है, तो पानी के जो बूंद होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाते हैं। और उस होने के बाद क्या होता है, तो बादल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपके बादल का निर्माण देखने को मिल जाता है। फिर कहता है कि यहाँ से ये वर्षा, हिम और सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिर जाते हैं। तो किस किस में, वर्षा, हिम या सहिम वृष्टि के रूप में। वृष्टि का मतलब होता है बारिश होना या फिर वर्षा होना, उसी को हम कहते हैं सहिम वृष्टि कहते हैं। ये कहाँ पर होगा, धरती पर होगा या समुद्र पर होगा। क्योंकि हमारे पास जो बारिश पड़ती है तो धरती पे पड़ेगी या फिर आपका समुद्र पर देखने को मिल जाती है। तो ये देखते हैं वर्षा किसे कहते हैं, हिम किसे कहते हैं और सहिम वृष्टि किसे कहते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर वर्षा के बारे में तो कहा जाता है वर्षा जल वर्षा जल बाष्प से लदी हुई वायु ऊपर उठती है। बाष्प का मतलब होता है आपका जो हमारे पास जल होती है, ये जल जब ऊष्मा पा करके ऊष्मा पा करके जब ये उठती है तो इसी को कहते हैं क्या, बाष्प कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बाष्प ऊपर उठती है तो वह ठंडी हो जाती है, क्या जाती है, ये ठंडी हो जाती है। जैसे कि ये ऊपर की ओर गई तो ये ठंडी होकर के एक बूंद का रूप धारण कर लेती है। क्या हो जाती है, बूंद का रूप। जो ये बूंद बन रही है ना, ये एक्चुअल में जल वाष्प का संघनन होने लग जाता है। क्या होता है, तो जल वाष्प का संघनन होने लग जाता है। अब ये संघनन का मतलब क्या होता है। संघनन का मतलब होता है कि जितने भी पानी के बूंदे होती हैं, ये सारी की सारी पानी की बूंदे इकट्ठा हो जाती हैं और इकट्ठा होकर के एक पानी का बूंद तैयार करती है, जिससे जल के कण पैदा होते हैं। तो ये देखो अब पानी के एक बूंद तैयार हो रहा है और ये जल कण भारी होकर के जल के रूप में नीचे गिर जाते हैं। तो ये पहले बादल बन जाते हैं और यही फिर पानी के रूप में नीचे की ओर गिरना चालू हो जाते हैं और इसी को हम कहते हैं क्या, वर्षा कहते हैं। तो वर्षा क्या है, वर्षा जो है वह एक्चुअल में देखा जाए तो जल वाष्प का ठंडा होकर नीचे की ओर पानी के रूप में गिरना ही क्या कहलाता है, वो वर्षा कहलाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास कह रहा है हिम या सहिम वृष्टि क्या होता है। आइए देखते हैं हिम या सहिम वृष्टि के बारे में। तो क्या देखो, हिम के बारे में बात कही जाती है, क्या कहा जाता है यहाँ पर। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो कह रहा है कि हिम या सहिम वृष्टि किसे कहते हैं। यह वर्षा के बूंदों का
जमने से बनता है। जब पानी की बूंद जम जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हिम कहते हैं, मतलब कि हम उसे कहते हैं बर्फ कहते हैं। और बर्फ को ही हम यहाँ पर हिम भी कह सकते हैं। कहता है जब भूतल के पास वाली वायु का तापमान हिमांक से नहीं चला जाए, जैसे कि हमारे पास जो लैंडफॉर्म है इसके ऊपर का जो वायु है वह हिमांक से, वायु का तापमान हिमांक का मतलब होता है 0 डिग्री से नीचे चला जाए, और ऊपर की वायु का तापमान हिमांक से ऊपर होता है तो उसे हम कहते हैं सहिम वृष्टि कहते हैं। जैसे कि देखो, जो नीचे का वायु है, नीचे का जो हमारे सरफेस पर है ये नीचे चला जाता है और ये अधिक होता है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं क्या? सहिम वृष्टि कहते हैं। अब इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में जो बारिश होती है वो बारिश आपके बूंद के रूप में नहीं, बल्कि छोटे छोटे बर्फ के कण के रूप में देखने को मिल जाती है। इसी को हम कहते हैं सहिम वृष्टि कहते हैं। आगे कहता है हमारे पास क्या क्लास? आगे हमारे पास कहता है, आगे कहता है जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। अब बात आती है क्या? जल चक्र के बारे में बात आती है कि जल चक्र किसे कहते हैं। आइए देखते हैं जल चक्र के बारे में। तो कहता है उपयोग में लाए जाने वाले जल रूप पानी है जो वाष्प बन करके वायुमंडल में जाता है और फिर संघनित होकर के बादल बन जाता है, फिर बादल बन करके ठोस हो जाते हैं और यही द्रव रूप में वर्षा के रूप में बरसते हैं। इसी को हम जल चक्र कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास समुद्र में पानी है, ये गर्मी पाता है और गर्मी पा करके ये वेपराइज हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, संघनित होता है, कंडेंसेशन होते हैं, और फिर ये पानी की बूंद के रूप में नीचे आता है, फिर ये बहता है, और बहने के बाद फिर ये चला जाता है समुद्र में, और फिर यही प्रक्रिया दोबारा लगातार होती रहती है। और इसी प्रक्रम को हम कहते हैं क्या? इसी प्रक्रम को हम कहते हैं जल चक्र कहते हैं। इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। हमारे पास जो समुद्र में पानी होता है वो पहले वाष्पीकृत होता है, मतलब कि ये उड़ता है, और उड़ने के बाद फिर क्या होता है? संघनित होता है, फिर बारिश के रूप में आती है, और फिर ये बहता है, और बहने के बाद फिर से ये समुद्र में चला जाता है, और ये लगातार आपका होता रहता है। इसमें कहता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो थलशाला है। थल का मतलब होता है एक जमीन का ऐसा स्थल है जहाँ पर सारी घटनाएं देखने को मिल जाती है। कहता है कि जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वह वही आज भी मौजूद है, ऐसा कहना मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो जल पहले अमेरिका में था, हो सकता है कि वो जल अब इंडिया में आ चुका हो। क्योंकि जो पानी होता है वह बर्फ के तौर पर आज यहाँ है तो कल वहाँ है, कल वहाँ है तो परसों वहाँ है, घूमता रहता है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों साल पहले अमेजन नदी के पास बहता हो। अब यहाँ पर बात आ जाती है क्या? पानी के बारे में। तो पानी दो प्रकार की होती है। पहला कहता है लवण जल, और दूसरा कहता है हमारे पास कौन सा? लवणीय जल। कहता है ये प्योर वाटर होता है, और ये जो सॉलिड, ये किसे कहते हैं हम? सॉल्ट वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि जो लवण जल होते हैं इसका मुख्य सोर्स होता है हमारे पास क्या? तो होता है नदी, तालाब, ऐसे कुछ होते हुए, और हिमनाद। तो ऐसे कुछ हमारे पास ऐसे मेन सोर्स है जहाँ से हमें स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है। ये आपका होता है स्वच्छ जल हो जाता है, प्योर वाटर होता है, जो नदियों से मिलता है, तालाब से मिल जाता है, या सोते से मिल जाते हैं, या हिमनाद से मिल जाता है। हिमनाद का मतलब होता है बर्फ की नदियों से हमें मिल जाता है। लेकिन यदि बात करते हैं हम यहाँ पर लवणीय जल के बारे में, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? महासागरों से और समुद्र जल से हमें इसकी प्राप्ति हो जाती है। इसमें अधिकांश मात्रा में देखा जाए तो नमक और सोडियम क्लोराइड मिला जाता है, जिसका उपयोग हम खाने के लिए कर सकते हैं। इसी को हम यहाँ पे कहते हैं अलवणीय जल कहते हैं। आइए देखिए इसमें क्या बताया गया है। कहता है कि अलवणीय जल की यदि बात करते हैं तो खारापन रहित जल, जिसमें खारापन ना हो, जिसमें लवण की मात्रा, जिसमें एसिड की मात्रा 0.2% से भी कम हो, उसे हम कहते हैं अलवण जल कहते हैं। ये नदियों में प्रवाहित होने वाले जल होते हैं सामान्यतः। इसे मीठा जल भी कहते हैं और मृदुल जल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का स्वाद देखने को नहीं मिलता है। आगे कहता है क्या? कहता है कि लवण जल किसे कहते हैं? तो वह जल जिसमें नमक या सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है उसे लवण जल कहते हैं, और ये समुद्र में और महासागरों में बड़े स्तर पर पाया जाता है।
तो क्लास इस प्रकार से यदि हम देखें, इस प्रकार के हमें कुछ मैप देखने को मिल जाते हैं। यदि हम इस मैप के बारे में देखें तो आपको इस मैप में समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ-कहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। तो देखो क्लास, ये रहा आपका समुद्र, ये है आपका उत्तरी अटलांटिका, और ये है आपका दक्षिण अटलांटिका महासागर, ये है हिंद महासागर, ये है प्रशांत महासागर। तो ये जो सागर हैं बड़े बड़े, इसमें जो पानी पाए जाएंगे, ये पानी जो होगा आपका खारा पानी होगा। ये पानी कैसा होगा? खारा पानी होगा। लेकिन कुछ नदियां, जैसे कि अमेजन नदी है यहाँ पर, कॉन्गो नदी है यहाँ पर आपका गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ऐसी जगहों से जो पानी निकलता है, ये पानी जो होता है वो मीठा पानी होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो पानी होगा ये लवण जल होगा। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कांगो नदी के बारे में, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो इसका जो पानी होगा वो मीठा जल होगा। कैसा जल होगा? मीठा जल हो जाएगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं क्या? मृदु जल भी कहते हैं, मृदु जल भी कहते हैं। तो क्लास, ये जो टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक आज खत्म होता है। ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। हम अब के बाद सारी वीडियो को हर टॉपिक वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसके बाद के टॉपिक यदि हम बात करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, शायद लास्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा, वो होगा हमारे पास जल का वितरण के बारे में होगा, कि हम जल का वितरण किस प्रकार से करते हैं, और ये जल हमारे पूरे पृथ्वी पर किस प्रकार से फैला हुआ है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझने का काम करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक देखते हैं। कल की क्लास में हम बात करेंगे जल के वितरण के बारे में। तो आप कैसे हैं, हमें सब्सक्राइब कर जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।